ये गोडसे के जितने मौजूदा चेले हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे, ये गांधी के मानने वाले नहीं, ये अंबेडकर के संविधान के मानने वाले नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये जौहर बरादरान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये गोडसे के जानशीन है। और ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही, ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया। ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही भारत की सरजमीन में हिंदू और मुसलमानों में फसाद करवाया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने आसाम में नल्ली का मैसेकर किया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने मुरादाबाद में फसाद किया। हर जगह पर अगर देखा जाए तो गोडसे के चाहने वाले हैं, क्योंकि गांधी का जो चाहने वाला है, यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे, राम को बड़ा मानने वाले थे, मगर गांधी जिस मोहब्बत और अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के गोडसे राम के नाम पर मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जब गांधी को गोली मारी गई तो गांधी ने क्या कहा है? राम कहा। गांधी ने क्या कहा था? इसलिए नौजवानों, फर्क समझो। ये गोडसे के जानशीन जो आज हमारे सामने हैं, इनको पहचानो, जो नफरत पैदा करना चाहते हैं हमारे भारत में। इनके पास इख्तिदार होगा, इनके पास ताकत होगी, मगर याद रखो, इंसान की तारीख गवाह है कि हमेशा जीत मोहब्बत की हुई है, नफरत को शिकस्त हुई है, और इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत गालिब होगी शिकस्त को, और ये नफरत को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपके सामने अर्ज करना बेहद जरूरी था। और ये संघ परिवार के लोग बोलते हैं नहीं, गोडसे हमारे पास नहीं था। कहां से आया? आसमान से टपका उन्हें। गोडसे का भाई का फ्रंट लाइन मैगजीन का इंटरव्यू है संघ परिवार के लोगों। उनके भाई का नाम शायद गोपाल गोडसे था, जिन्होंने फ्रंट लाइन के इंटरव्यू ने कहा कि अडवाणी झूठ बोलता है। हमारा भाई नाथूराम गोडसे संघ परिवार का इंटेलेक्चुअल वर्कर था। हम बचपने से आरएसएस से वाबस्ता थे। और आप कहते नहीं नहीं, अरे कितना नहीं नहीं बोलेंगे, हर चीज तुम्हारी सामने है। और तुम ये समझ रहे हो कि बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो दुनिया नहीं देखती, दुनिया जानती है आप कहां से आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वाकया सुनो। जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में फांसी की सजा दी गई थी तो कोर्ट में बैठने वाले वकील और लोग रो रहे थे। वो समझ रहे थे देखो कितना बड़ा देशभक्त है गोडसे, उसको फांसी की सजा दे दी गई। क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो? क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो कि जो लोगों का कत्ल करते हैं? रकबर खान को राजस्थान में एक शख्स ने जिंदा जला दिया, वीडियो निकाला, फिर कुड़ाड़ी से उसको मारा, वीडियो आज भी है। जब उस शख्स को राजस्थान की अदालत में लाया गया तो उसको जुलूस की शक्ल में लाया गया, जैसा लाया गया कि इनके बहन का शौहर था और अपने पहले मर्तबा अपने ससुराल को आ रहा है। और कोर्ट की बिल्डिंग पर खड़े होकर एक भगवा झंडा लहरा दिया गया, एक भगवा झंडा लहरा दिया गया। क्या तुम नहीं देखते? क्या तुमने नहीं देखा, हमारी आंखों ने नहीं देखा कि जब झारखंड में एक शख्स को बीच रोड पर मारा गया पकड़कर, सिर्फ इस झूठे इल्जाम पर कि उसके पास गोश्त निकला, अदालत ने उन मुल्जिमीन को कातिल करार दिया। हाई कोर्ट से बेल हुई तो एक मरकजी वजीर उन कातिलों का खैर मुकद्दम करते फूल का हार पहनाकर।
तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि जब अखलाक को मार दिया गया और अखलाक के मारने वाले के कि उसकी मौत हुई तो सिटिंग मिनिस्टर जाकर उसके जनाजे पर फूल चढ़ाता है? क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि भारत में जुलूस निकाले गए कि देश के गद्दारों को गोली मारो फुला फुला को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को अगर बचाना है तो गोडसे के जानशीनों से बचाना है। इस भारत को अगर बचाना है तो गोडसे की नफरत की आइडियोलॉजी से बचाना है। और मैं आज देखा टीवी पर हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री बापू को खराजी अकीदत पेश करते राजघाट जाकर। क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम को नहीं मालूम कि जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी ऑफ रिपोर्ट में बात कही गई कि सावरकर को कॉन्स्पिरेटर थे? बताओ क्या यह झूठ है या सच है? आप गांधी को भी खराज अकीदत पेश करेंगे और सावरकर को भी अपना हीरो मानेंगे? अरे ये कैसा मुमकिन है? दो समंदर के किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मगर ये काम आज बीजेपी और संघ परिवार आपके सामने देख लो। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इस मुल्क को बचाना है तो नफरत की आग को बुझाना पड़ेगा। ये नफरत की आग इस मुल्क को कमजोर करके रख देगी। और लोग कहते हैं, मुझसे एक मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ लाल किले में हुआ वो शेमफुल डे था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं होना था। हम हर तशद्दुद की और वायलेंस को कंडेम करते हैं। मगर मैंने पूछा कि क्या 1960 के दहे में जब दिल्ली के पार्लियामेंट पर तमाम लोग आकर हमला किए थे कि गायकशी के खिलाफ कानून बनाओ, हिंदी को जबान बनाओ, तो क्या वो शेमफुल डे नहीं था? तो उस मीडिया के जिम्मेदार ने कहा, आपको याद है? बोला बहुत याद है, हमको बाबा आदम से लेकर अब तक पूरी तारीख याद है। मैंने कहा इस दिल्ली की सड़कों पर सिखों को उनके जिंदा सिखों के गलों में जलते हुए टायर डाले गए। एक कांग्रेस का बड़ा लीडर रिकाबगंज की गुरुद्वारा के सामने ठहर कर सिखों को कत्ल करवाया, वो मिनिस्टर बन गया किसी रियासत का। क्या वो शेमफुल डे नहीं था? बाबरी मस्जिद को शहीद करना शेमफुल डे नहीं था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शेमफुल डे था। जहां आपको सूट करेगा शेमफुल, और जहां आपको नहीं सूट करेगा बोलेंगे ये हमारा फुला दिवस है। ये काम आपको और हमको मिलकर करना है। मजलिस पर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, हर इल्जाम मजलिस पर ही लगता है। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी, जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई। अच्छा, उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई, आखिर मैं ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम। अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा आप अंजाम दिए? कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए। मेरे से पूछ के गए थे, मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ, हम तुम्हारे साथ चलते। या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे, हम दौड़ते। पूरे के पूरे भाग गए। अरे पतली गली पकड़ के भाग रहे, तुमको भागने वाला नजर नहीं आ रहा, तुमको एक ही मर्द नजर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे लोग भाग गए, भाग के रिजाइन करके जीत भी गए, मिनिस्टर भी बन गए, और आपको कोई नजर नहीं आ रहा। अरे हिम्मत है तो बोलो ना उनको,
उनको नहीं बोलते पैसा लिया बीजेपी से, ना ममता बोलती ना कांग्रेस बोलती। जहां बात आती मुसलमान की तो पैसे की बात आ जाती। बताओ, ये तुम्हारी फिरका परस्ती है, ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम, और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं, भटक गया उन्हें, वापिस आ जाता उन्हें। फिर मीडिया वाले पूछते ओवैसी, अरे नहीं नहीं, उन्हें तो पूरा उनका ही है। मैं किसी का नहीं हूं, ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी का तारुफ यह है, सुनो, मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता हूं, ये मेरी तारीफ और तारुफ है। मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाएंगे नारा, आखिर में लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, लगाएंगे। अरे मेरे शेर, मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना। वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ सिंगूर बॉर्डर पर। मेरे शेरों, लगाएंगे नारा आप तो लगाओ, हिंदुस्तान, भारत, भारत। जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँप रहे क्या? जरा पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। आप बैठो, ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता। ये मिर्ची है ना यहां पर, क्या आप नहीं जानते कि यह किसानों का मसला है? क्या करेगा किसान जब भैंस दूध नहीं देगी? क्या करेगा किसान जब गाय दूध नहीं देगी? आप खरीदो ना उन लोगों से, खरीदो उन लोगों से जब गाय और भैंस दूध नहीं देती, खरीदो आप। अब आप देखेंगे कि पूरे छोड़ देंगे गाय और भैंस को, वो किसानों के फसलों को जाकर खा लेंगे। इस तरह का कानून आप कैसा बनता? वो मुर्गी के चमड़े से बनता, बकरी के चमड़े से बनता। क्रिकेट खेलेंगे मगर तुम मटन नहीं खाना। ये क्या बात है भाई मेरे, क्या बात है बताओ आप? एक मजाक बना के रख दिया इस मुल्क में आप। अच्छा, फिर आप देखें, हाँ चप्पल भी। अच्छा, बात करें कि बीजेपी वाले बोलते क्या ओवैसी संविधान में नहीं लिखा है आर्टिकल 48? प्यारे, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप याद रखो नौजवानों, कहीं डिबेट हुई तो तुम्हारे को बोल, आर्टिकल 48 है, तुम बोलना आर्टिकल 47 पढ़ा तू। अरे जाहिल हौले, पढ़ा नहीं पढ़ा बोल। आर्टिकल 47 क्या बोलता मालूम आपको? भारत का संविधान का आर्टिकल 47 ये बोलता कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन, ताकत में, बच्चों में, भारत के बाशिंदों में न्यूट्रिशन का इजाफा हो। दूसरा बोलता है कि आपकी जिंदगी का मियार उठे। तीसरा ये बोलता है कि लोगों की सेहत अच्छी हो। और चौथा आर्टिकल 47 ये बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन। अच्छा, आप देखो बाप, कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौथा राउंड हुआ। उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के खास तौर से इसमें 39% बच्चे
स्टंटेड है, यानी जो उनका हाइट होना उससे कम होता। आप बताओ कि गरीबों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का जो स्टंटेड ग्रोथ है 37%, और अंडर नरिश्ड यानी उनका वजन जो उम्र में रहना नहीं होता वो कितने 40%, और एनीमिया, जिस्म में खून नहीं है 56% कर्नाटका में ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र को पहुंचे तक एनीमिक होते। अब आप क्या कर रहे हैं इन लोगों? अच्छा, आपको मालूम, अगर आप बड़े का कलेजी खा लिए, बड़े की खाए कलेजी का भी खाए ना, कितने लोग खाए? हाथ उठाओ। या नहीं खाए? शर्मानो को खाए तो खाए, कोई चुन नहीं है। आपको मालूम, एक कलेजी अगर आप खाए तो 1.5 किलो दाल से ज्यादा उस कलेजी में ताकत होती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दाल नहीं खाना, मैं तो बहुत मजे से खाता हूं दाल को। वो इसलिए कि ये साइंटिस्ट ने कह दिया कि कलेजी खाने से आयरन, जिंक, विटामिन ए, B12, कैल्शियम का उसमें बहुत ज्यादा होता। अच्छा, मैं हमारे सलीम साहब को बोला था गुलबर्गे में दाल की कीमत तो मालूम कर लो। चना दाल 180 रुपए किलो, माशाल्लाह, सही है। मिर्ची से मूंग दाल 90 रुपए किलो, मसूरी की दाल वो भी 90, तूर दाल 105 रुपये, और बड़े की कीमत 280 रुपये। 280 कलेजी ला के पका के खा तो गरीब टन टनाटन दौड़ता होने। गरीब का फायदा होना ना, गरीब का फायदा नहीं होना। मोदी जी बोले नहीं, तुम 180 की चना दाल खा रहे, कहां से लाएंगा आप? 15 लाख के 15 पैसे नहीं दिए, अगर 15 लाख देते तो बोलता वही खाता, वो भी नहीं दिया। ये साइंस है, मेरा बोलने का तरीका समझाने के लिए बोल रहा हूं, मगर ये साइंस है। और ये बोल रहे कानून बना रहे आप, हमारे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, भारत में कितने लोग गोश्त का बीफ खाते, बीफ और बफलो। 2011 का सेंसस है, 8.35 करोड़ लोग बीफ और बफलो खाते। पूरे गरीबा हैं, दलित, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, पूरे गरीबा हैं। कोई बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। अपने बच्चों को ताकत दिला, जो लेबर काम करता, एक टाइम का खाना खाता। आप भूखा रख रहे पूरे देश में, पूरा देश गरीबों से भूखा है। आप बोलते मैं डाला ना पैसे, अरे कहां डाले भाई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा, ये लोग बार बार बोलते नहीं, ये खाली ओवैसी बोलता, बड़ा बड़ा कल्याणी बिरयानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन, वहां जाकर वहां के एक्सपर्ट्स आसारे कदीमा के खोद के निकाले तो किसकी हड्डियां निकले मालूम? बड़े के। 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आप बोलते नहीं करना। हम चीफ मिनिस्टर से इतना बोल रहे कि आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर देंगे, और जब गरीब बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम नहीं होगा, तो वे गरीब क्या करेगा बताओ? जब जानवर नहीं कटेगा, खेतों में जाएगा, किसानों की फसल को खा लेगा। आप खरीदो ना भाई, फिर आप वो भी नहीं, ना कानून बना दिए। अरे प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं अपने घर में बैठ के क्या खाता हूं, आपको क्या शौक है उसमें झांकने का? हर बुट्टी में झांकते, मुंडी घुसाते अपनी, क्या है इसमें क्या है, इसमें क्या है। अरे कई को मुंडी घुसाते उसमें। मैं घर में क्या खाता हूं, आपको क्या फिक्र? नहीं झांकता हूं मैं, तुम्हारे क्या पका रहे, हंडी में क्या है दिखाओ, खुट्टी में क्या है दिखाओ। कोई बात है? कब तक झांकेंगे हंडी और खुट्टी में तुम लोग? खाने को खाना नहीं है भारत के गरीबों के पास। अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉकडाउन लगा दिए।
कितने 10 करोड़ नौकरियां चली गई। ये मीडिया के लोगों को पूछो आप, मेरे जाने के बाद, मार्च के बाद इनकी नौकरियां भी नहीं रहेंगी, याद रखो आप। देखो मुंडियां हिला रहे, यूं कर रहे, उनको मालूम मार्च के बाद कोई नौकरियां नहीं रहेंगी मीडिया की, इनकी भी नौकरी जाने वाली है। मगर मोदी जी क्या बोलेंगे? गोश्त मत खाओ मित्रों, नारा लगाओ, नफरत फैलाओ। क्या हो रहा है? ये मुल्क कहां किस रास्ते पर जा रहा है? और फिर उत्तर प्रदेश में तो एक नया कानून बना दिया उन्होंने। टाइम है ना, 15 मिनट है। उत्तर खत्म कर दो तुम, नहीं तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे मेरे पे नहीं बोले, बोलेंगे पाशा, सब पे बोलेंगे। हम नहीं बोले तो कौन बोलता ही नहीं आजकल। नहीं गूंगे नहीं है, हमारी तकरीर यूट्यूब पे सुन के बोलते वाह क्या बोले, कतर लो। उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाए, वही कानून यहां पे चीफ मिनिस्टर बनाते बोल रहे। क्या कानून है मालूम आपको? मजहब तब्दीली का कानून। अब आप पेट पकड़ के हंसीगे, देखो अभी बात में। अच्छा कानून कैसा कानून है सुनो आप। कानून ये बोल रहा है कि अगर इज्तिमाई तौर पर कोई अपना मजहब तब्दील कर लिए तो उस पर यह कानून लागू होगा, पकड़े जाएंगे। अच्छा इज्तिमाई माने कम से कम 30-40 तो होना ना, नहीं ओनली 2 है तो भी कानून लागू होता है। 2 भी कबूल करे तो मास कन्वर्शन। अरे पाशा तेरे को अंग्रेजी कौन सिखाए कानून बनाने वाले को? 2 लोगों का मास कन्वर्शन होता, 2 लोगों की शादी होती। अच्छा फिर इनका सेक्शन 2(1) क्या बोल रहा? अगर मैं आज तकरीर करा इस्लाम के बारे में और इसमें से कोई शख्स बोला कि भाई तुमने इस्लाम को बेहतरीन तरीके से बताया, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, वो कानून क्या बोल रहा? नहीं इनू करे, इन पर भी केस बुक करो। नहीं कन्वर्टर कहते, मैं कन्वर्टर, गाड़ी का कंडक्टर कन्वर्टर है ये, मैं कन्वर्टर। मेरी बात सुन के अगर कोई दीन कबूल कर लिया उस पे भी केस लगाएंगे। और फिर आप क्या बोल रहे हो उस कानून में? कानून में क्या बोल रहे कि एडिंग एबेटिंग का सेक्शन 2(1) और उसके बाद अच्छा इसमें हैरत अंगेज बात देखो आप, सेक्शन 4 में अगर एक मियां बीवी किसी बच्चे को गोद ले लिए, बच्चा जाके कंप्लेंट दे सकता है मेरे अम्मा अब्बा मजहब तब्दील कर लिए, केस बुक करो। नहीं हंसने का नहीं है, वो दिमाग वाले वो लोग, वो पूरा फर्स्ट फ्लोर खाली 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 खाली। और फिर ये भी बोलते कि रोड चलता आदमी जाके कंप्लेन कर सकता है, मैं बदल दिए मजहब इनू। कैसा मालूम तेरे को? नहीं मैं रोड चल रहा था देखा, केस बुक कर दो इस पर। वो कानून में डाल दिए। सेक्शन बोल रहा हूं आपको 8(3). और 8(3) में क्या है? अगर कोई अपना मजहब तब्दील करना चाह रहा है तो उसको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख के देना, साहब मैं तंग आ गया अपने पुराने मजहब से, नया मजहब बदलना चाह रहा हूं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते लिख के दे, 2 महीने के बाद आ, 2 महीने के बाद आ, मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं मालूम करूंगा कि तू सच बोल रहा है या तेरे को कोई धोखा दे रहा। ये कानून बना रहे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 9 सेक्शन 4 ये क्या है बताइए आप? कौन सा कानून है ये? मैं अपने मजहब पर चलूं, मैं एक अल्लाह को मानूं, मैं हजारों खुदाओं को मानूं, मैं किसी खुदा को ना मानूं, मैं किसी और मजहब पे चलूं, आपका इख्तियार कौन है उसमें? हुकूमत कौन है मेरे को बोलने वाली? मगर ये बीजेपी के राज में हो रहा है कि अगर खुदा को भी तुमको मानना है तो हमसे पूछना पड़ेगा, मजहब को भी छोड़ना है तो हमसे पूछकर छोड़ना पड़ेगा।
और शादी कर रहे, तुम लोग शादी कर रहे, शादी कर रहे, शादी कर रहे। इतनी मोहब्बत हो गई, देखो शादी नहीं करे तो भी शादी कर रहे। अब आप देखो, आप इसमें 86 लोगों पे केस बुक हुआ, जिसमें 79 मुसलमान। 86 में 79 मुसलमान, जिसमें ईटा के 26 एक ही खानदान के, जिसमें 5 खवातीन, 2 मासूम बच्चियां। क्यों कि 21 साल की एक बच्ची ने इस्लाम को कबूल किया। उसकी शादी उस बच्चे से नवंबर 17-18 को हुई। वो कानून 1 हफ्ते के बाद आया। जब कानून नहीं है तो कानून में नहीं बुक कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, योगी का कानून है, कोई का कुछ नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता, अगर कोई कानून नहीं है तो उस पर केस नहीं बुक हो सकता। मगर इसको बच्चे को जेल में डाल दिया और उसको जेल में रहना पड़ा। और फिर आप हैरत की बात देखेंगे, हैरत की बात, बरेली में 2 मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब तब्दील करके शादी करते हैं तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी। पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी। एक मुसलमान बच्चा अपने कॉलेज के दोस्त के साथ बैठ के पिज्जा खाया तो उसके बाप के पास जाकर उस पर प्रेशर डाल के बोले, देख तेरी बेटी को इन्हें मुसलमान बनाना चाह रहा, केस बुक करके। वो बच्चा अब तक जेल में पड़ा हुआ है। उसका जुर्म क्या है? खाली पिज्जा खाया हुआ। उसका बाप बोल रहा कि मेरे को पुलिस वाले मजबूर करे केस बुक करने के लिए। ये इनका कानून है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये मुल्क को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं आप देखो। कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? कोई नहीं बोल रहे। और हम भी टीम है। और मेरे अजीज दोस्तों, अब ये बीजेपी वाले बोलेंगे हो रहा नहीं हो रहा। अरे दीवाने, इंडियन पीनल कोड का आईपीसी 493 के अगर मैं किसी को धोखा देकर शादी करता हूं, कोई मर्द अगर किसी औरत को धोखा देकर शादी करता तो सजा है 10 साल की। सेक्शन 503 आईपीसी का क्या है, कानून मौजूद है। मगर अब क्या हो रहा, अब ये जो नाम निहाद जो सेकुलर लोग हैं ना, जब मैं ट्रिपल तलाक पे आप और हम मुखालिफत कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ये सब बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं आप मुस्लिम बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, आप क्यों साथ दे रहे हैं? मैंने कहा शादी एक सिविल मैटर है, शादी एक सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल पीनल प्रोविजन नहीं आना चाहिए। आज वही लोग मेरे को फोन करके बोले कि असद साहब, उस वक्त अगर हम आपकी बात को समझ जाते तो आज हम ये गलती नहीं करते थे। शादी कोई भी किससे भी कर सकता है, कौन रोक सकता है भाई? इश्क आ गया, बोलता मैं मजनू हो गया, बस आंखों पे पर्दा पड़ जाता, कुछ भी नहीं, उससे करता हूं। अब्बा बोलते, नाना बोलते, दादी बोलते, अम्मा बोलते, देख तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, नहीं बोलता अम्मा बाद में माफ कर, पहले शादी करा दे। इश्क हो गया मेरे को, है भाई, हो जाता हूं। अगर आप घर में सही तरबियत नहीं देंगे तो ऐसी होता, मगर इश्क है। इसीलिए बंदा नवाज क्या बोले थे, बंदा नवाज क्या बोले मालूम आपको? अपने 11 रसायल में बंदा नवाज लिखे, आशिक, इश्क और माशूक एक हो जाना। इश्क, आशिक, माशूक एक हो जाना। जब ये एक हो जाते तो फना फिल्ला हो जाता। फिर यही बात तो समझना है। खैर ये दूसरी गुफ्तगू उधर लेके जा रहा हूं आपको, मगर ये इनका कानून ये है, इनका कानून ये। अच्छा, आप कानपुर में एक एसआईटी बनाई गई, जो कानपुर की एसआईटी ने 14 केसेस में इंक्वायरी करके कहा कि ना फॉरेन फंडिंग हुई, ना किसी पर जोर जबरदस्ती करके मुसलमानों ने शादी की। कर्नाटका की सीआईडी 2009 में केस हुआ था बड़ा मशहूर, कि कर्नाटका की हमारी हिंदू बहन केरला के एक मुस्लिम बच्चे से शादी करी। कर्नाटका की सीआईडी ने कहा कि कुछ दमी नहीं है। हदिया का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आप बताइए मुल्क कहां जा रहा है? मैं किससे शादी कर रहा हूं, आप आके झांकते? क्या खा रहा हूं मेरी कुंडी में आके झांकते?
भूखे हम, खाने को खाना नहीं है। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी बर्बाद हो गई, मगर इसकी कोई फिक्र नहीं है बीजेपी के लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि हमारा किसान जो आपको हमको खाना खिलाता है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसको मारा जा रहा है, उनके सरों को फोड़ दिया जा रहा है। मैं गुलबर्गा की इस मुबारक सरजमीन से सिंगूर के किसानों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। यह आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे किसान भाई और बहनों, हम आपके साथ हैं। आप लड़िए। और एक बात मालूम हो गई, याद रखो मेरी इस बात को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी है, 300 के करीब उनके एमपी, 300 से ज्यादा है, पार्लियामेंट में सुनने तैयार नहीं है। नहीं, मैं बोल दिया कानून बना दो, मैं वक्त का बादशाह हूं, मेरा फरमान जारी हो गया। याद रखो, अगर इख्तियार के नशे में, गुरूर में डूबकर तुम इस तरह के कानून बनाओगे तो भारत की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय रोड पे निकलने के, सिवाय पुरअमन एहतजाज करने के। आप और हमने CAA के खिलाफ एहतजाज किया, सारी दुनिया ने, सारे मुल्क के लोगों ने उसका नोट किया। हमने शाहीन बाग किया, मुल्क के कोने कोने में हमारी मां और बहनों ने निकलकर CAA के कानून के खिलाफ की आवाज उठाई, दुनिया ने देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, एहतजाज सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ जलसों में सुनकर, नारे लगाकर, आंख में आंसू लाकर अपने घर को चले जाओगे और फिर उस पैगाम पर अमल नहीं करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है।